हेलो दोस्तों, कॉफ़ी विद खान में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जिस मोहतरमा से हम आप लोगों को मिलाने जा रहे हैं उनका नाम है रफ़त मैडम। जी हाँ, रफ़त मैडम, जिन्होंने बहुत ही कम अरसे में मालेगांव शहर में ब्यूटी पार्लर का एक जाल बिछा दिया है और उनकी ब्यूटी क्लासेस में बहुत सारी बच्चियों ने वो हुनर को सीखा और आज अपने पैरों पर खड़े होकर अपना रोज़गार खुद कर रहे हैं, अपना परिवार खुद चला रहे हैं। तो आज जानेंगे रफ़त मैडम की इस सफ़र की कहानी खुद उनकी ज़बानी। तो आइए मिलते हैं रफ़त मैडम से। रफ़त मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो कॉफ़ी विद खान में आने के लिए। मेरी काफ़ी जिंदगी ख्वाहिश थी कि मतलब आपको यहाँ पर इनवाइट करूँ। तो हम सीधे सवाल पर आते हैं। सबसे पहले तो आप अपने बचपन के हालात के बारे में बताइए कि बचपन कैसा गुजरा, वालिदैन क्या किया करते थे और आपने यहाँ की इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल की और फिर उसके बाद कॉलेज की लाइफ वगैरह। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं मालेगांव में पैदा हुई और मेरे अब्बू मुंबई से थे। अच्छा। को मुंबई में वो ड्राइवर थे, यानी एसटी बस चलाया करते थे वो। ओके। और फिर मेरे मामा चालीसगांव से मालेगांव में शिफ्ट हुए थे, तो उनको मालेगांव में एक सुकून महसूस हुआ। अच्छा। उनको यहाँ की लाइफ स्टाइल वो बहुत अच्छा लगा। उस टाइम पे उन्होंने इरादा कर लिया कि अपनी जॉब ट्रांसफ़र कर दें। बस स्टैंड है वहाँ पर उन्होंने जॉब अपनी ट्रांसफ़र करी। ओके। फिर मेरे अब्बू, मैं 13 इयर्स की थी तब वो रिटायर हो चुके थे। ओके। तब मेरे बड़े भाई मुंबई में थे और सेकंड भाई भी मुंबई में थे और फिर बाकी जो थे सिस्टर्स, उनकी भी शादी हो चुकी थी। सब एक गुजरात में है, एक भिवंडी में है। हालात ऐसे थे कि जैसे हम, मेरे से जो बड़े भाई है 9 नंबर और मैं 10 नंबर, तो हम दोनों के पढ़ाई के टाइम पे अब्बू रिटायर हो चुके थे। पढ़ाई मतलब कहाँ से शुरू की थी आपने? प्राइमरी की तालीम कहाँ से हासिल की? मैंने एरम में स्कूल तालीम हासिल की। उसके बाद कंटिन्यू मैंने 10th स्टैंडर्ड पास की। और मैं 13 इयर्स की थी तब मैंने मेरी बहन के वहाँ, जैसे मैंने बताया कि भिवंडी में एक बहन थी, तब मैं वहाँ पर मेहंदी कोन लेने के लिए पहुँची। तब वहाँ कुछ लड़कियाँ सीख रही थी, मेहंदी सीख रही थी। अच्छा। तो मुझे भी मेरे मन में हुआ, मेरी बहन को आके बोला कि मुझे भी मेहंदी सीखना है। कुछ उस टाइम पे 150 रुपीज़ था कोर्स का। उन्होंने वो पेमेंट दी और फिर मैं 1 मंथ का कोर्स करी। अच्छा। लेकिन मेरे अब्बू बीच में ही लेने के लिए आ गए थे, तो शायद मैंने 15 डेज़ या 20 डेज़ का कोर्स किया। उसके बाद मैंने तालीम हासिल करते करते स्कूल से ही मैंने छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट कर दिया था, मेहंदी कोन बेचने का। ओके। दूसरी जो क्लासेस की जो थे ना, तो हमारे हाथ में मेहंदी लगी हुई देखते थे, तो वो बोलते थे कि आप मेहंदी लगाते हो, आप मेहंदी कोन बेचते हो, बहुत अच्छा कलर आया, हमको भी चाहिए। ऐसे करते करते मेरा बिज़नेस स्टार्ट हुआ। ओके। एकदम कम बजट में, कुछ 5 रुपए का से मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया। काफ़ी लोग, जैसे घर के लोग ही थोड़ा मजाक उड़ाया करते थे कि मेरी क्या करने बैठ गई है, फालतू का पसारा और सारी चीज़ें। और क्योंकि मेहंदी बनाने के लिए मेहंदी छानना पड़ती थी, उस टाइम पे इतना कुछ वो नहीं था कि मेहंदी छनी भी मिले या फिर मशीन वगैरह अभी हुआ है। पहले तो केमिकल भी नहीं थे उस टाइम पे। यानी मैं आज से तकरीबन 97 की बात कर रही हूँ। अच्छा। से फिर हमारा कोन का बिज़नेस स्टार्ट हुआ धीरे धीरे। पहले एक कोन सेल हुई, हफ्ता भर मैं इंतज़ार करती थी कि कोई लेने के लिए आए मेरी कोन। फिर उसके बाद कुछ लोग आने लगे मेहंदी कोन लेने के लिए। स्कूल में, जैसे बताया कि स्कूल में मेरी ऐड हुआ करती थी। टीचर्स को भी पता चला, तो टीचर्स बोलते थे कि आप पढ़ाई नहीं करते हो, आप ये सब। तो फिर भी कुछ टीचर्स अप्रिशिएट भी करते थे। उसके बाद मेरे पास थोड़ा सा इनकम आना स्टार्ट हुई। ओके। तो वो जो इनकम आई थी उससे बहुत खुशी हुई थी। जो 5-5 रुपया जो है मैं गले में डाला करती थी कि मेरी मेहंदी कौन सेल आउट हुई। और उसके बाद फिर मेरा बिज़नेस रन करते चला गया। मैंने अपनी जर्नी मेहंदी से ही स्टार्ट की। मुझे याद है कि 10th का प्रीलिम का एग्ज़ाम था और उस टाइम पे भी मैंने एक दुल्हन को मेहंदी लगाने के लिए गई थी। अच्छा। क्योंकि मैंने पढ़ाई के साथ साथ तो ये भी शुरू रखा था। उसके बाद आज़ाद नगर से लेकर रौनकाबाद में स्कूल था, तो जो डिस्टेंस था तो वो थोड़ा सा सुनसान एरिया हुआ करता था उस टाइम पे।
साथ नहीं होने की वजह से फिर मुझे कुछ सही नहीं लगता था, आना जाना जो था। तो इसके लिए फिर मैंने अपनी पढ़ाई वहीं पर छोड़ दी और फिर मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मैंने अपना कुछ तो करना चाहिए तो पेरेंट्स के फाइनली लिए भी। तालीम मतलब कहाँ तक हासिल की आपने? मैंने 10th तक तालीम हासिल की। उसके बाद मैंने 5 साल के बाद अम्मी के बोलने पर, अम्मी का सपना था कि मैं टीचर बनूं। ओके। अम्मी बोलते थे डीएड कर ले बेटा, तो लेकिन मेरा मन ही नहीं था, क्योंकि एक वो था कि कुछ करने का जज्बा स्टार्टिंग से था कि मैं कुछ डिफरेंट करूं। 10th के बाद 5 साल के बाद अम्मी के फोर्स करने पर फिर 12th किया एक्सटर्नली, 17 नंबर का जो फॉर्म बोलते हैं ओके, उसके ज़रिए। फिर उसके बाद मैंने एटीडी किया, आर्ट टीचर डिप्लोमा। उसके बाद मैं उसमें कामयाबी हासिल कर ली मैंने, और आदिनाथ इंग्लिश मीडियम स्कूल में मुझे जॉब भी लग गई। अच्छा। लेकिन मन में कुछ अलग करने का मतलब जुनून, दिल नहीं लग रहा था दिल वहाँ नहीं पर। था। तो उस टाइम पे उज़मा खान मैडम ने मुझे रखा था। अच्छा। फिर भी मेरा मन नहीं था। फिर अब्बू ने भी कहा कि स्कूल बहुत दूर है। फिर लेकिन एक मन में ये था कि मैं कुछ हॉबीज़ वगैरह करते रहती थी, जैसे सिलाई है, पेंटिंग है, जरी काम है, फिर उसके बाद जो है बादला वर्क है। और मैंने कोई भी काम को छोटा या बड़ा समझ के नहीं किया, काम है बस करना है, पूरी लगन से करना है पूरी उसको। लगन से किया। और मुझे पूरा 25 साल हो गया है और मैं अपने आप को नहीं, अभी तो स्टूडेंट माशाल्लाह पूरे शहर में काफी नाम है आपका, और दूसरे शहरों में भी माशाल्लाह आप जा रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। इंशाल्लाह आगे मेरा है ड्रीम के मालेगांव के नाम को मैं बाहर तक लेके जाऊं। इंशाल्लाह। यहाँ की जो लड़कियों के अंदर मैंने टैलेंट देखा है, जो यहाँ की लड़कियाँ जो मेहनत करती है, एक कारीगर, एक मजदूर तबका यहाँ पर है, तो यहाँ की जो लड़कियाँ भी होती है, छोटी लड़कियों के अंदर भी इतना टैलेंट भरा हुआ है। तो मैं चाहती हूँ उसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाऊँ। ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं सिर्फ एक ब्यूटिशियन हूँ, मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ या फिर मैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ। ये बोल सकते हैं कि मैं हॉबी क्लासेस भी लेती हूँ, और जो हाथ से बनी हुई चीज़ें हैं उसकी पूरे वर्ल्ड में बहुत डिमांड है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस पे ये प्रोजेक्ट पे मेरा काम स्टार्ट है, इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं सबके सामने लेकर आऊँगी वो। जैसे आपने ब्यूटिशियन बनने का जो फैसला किया, घर पे किसी ने एतराज़ नहीं किया चीज़ पर, क्योंकि अपने मुस्लिम समाज में आमतौर पे इन चीज़ों को थोड़ा सा मायूब समझा जाता है, तो कहीं से एतराज़ का सामना भी करना पड़ा? एतराज़ तो स्टार्टिंग में आया कि जैसे मैंने बताया मेहंदी से स्टार्ट किया, तो दुल्हन लोगों ने ही बोला कि आप हमारा मेकअप भी कर दो। अच्छा। तो मैं मेरे भाई के वहाँ पर गई थी मीरा रोड में, तो मैंने बोर्ड देखा था, शहनाज हुसैन का बोर्ड, और मैंने भाई को बोला कि मुझे ये सेंटर पे लेके चलो। भाभी को बोला, तो वो वहाँ पर गए, तब उन्होंने बोला था 25,000 फीस है। तब वो जो 25,000 फीस थी उस टाइम पे, तो मुझे 2 साल लगा पैसा जमा करने के लिए। अच्छा। क्योंकि मैंने कभी किसी से कोई पैसा, हाँ उधार के तौर पे लिया है, लेकिन मैंने अपना ही पैसा अपने बिजनेस में लगाया, उसको डेवलप करती गई। तो जो 25,000 2 साल लगा, फिर उसके बाद मैंने सीखने के बाद अब्बू ने कहा कि ये तो कोई हजाम काम हो गया, ये कटिंग हेयर ड्रेसर वाला हो गया, तो आप कटिंग नहीं करोगे। तब से फिर मैंने थोड़ा सा बच्चों की कटिंग करी, लेकिन बड़ों की कटिंग मैंने स्किप कर दी। जो कोई और रहता था मैं उससे करवा लेती थी। मैंने जावेद हबीब से भी सीखा, लेकिन बाल कट कभी नहीं किया। फिर अम्मी बोलते हैं कि थोड़ा सा जो है एब्रो वगैरह है वो सब भी नहीं करना चाहिए, तो लेकिन अम्मी को पटा के कि हाँ भाई वो बेस है उनको मना लिया उससे ही स्टार्ट होगा। लेकिन अभी मैं पिछले 2 साल से मैंने वो काम भी छोड़ दिया, आईब्रो का, क्योंकि जो चीज़ है वो जो चीज़ हलाल है वो हलाल है, और जो चीज़ हमारे इसमें शरीयत में गलत है, तो इंशाल्लाह मैं आगे चाहूँगी कि मैं अपने जितने भी सैलून है तो उसमें शायद से आगे जाके एक एब्रो का सब्जेक्ट भी मैं निकाल दूँ। और मैंने बीच में सना खान, मुफ्ती अनस की वाइफ जो है, सना खान से भी डिस्कस किया 2 बार, मेरी उनसे मीटिंग हुई, वो भी बहुत अच्छी कॉस्मेटोलॉजिस्ट है, तो उनसे भी पूछा, तो उन्होंने फिर कुछ दूसरी टेक्निक बताया। अच्छा। PMU का जो परमानेंट मेकअप होते हैं, जिसमें हम हलाल प्रोडक्ट यूज़ करके, एक टैटू प्रोडक्ट अलग हो जाते हैं, तो हम उस तरफ ले जा सकते हैं। ओके।
स्टार्टिंग में पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मेरे अंदर एहसास कमतरी बहुत ज़्यादा थी और मैं बहुत शाय थी, मैं बोल नहीं पाती थी। 10th तक का मैंने कभी कैंटीन पे नहीं गई मैं। अच्छा। और ऐसे मैं खेली कूदी भी नहीं हूँ, अम्मी भी बताते हैं। तो बहुत ऐसे चुप रहने वाली लड़की थी। तो उसके बाद मैंने पंकज वडेरा मैडम से पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स किया 2001 में। अच्छा। तो उसमें उन्होंने बताया कि पर्सनालिटी जो रहता है तो अपने अंदर का जो आर्ट होता है उसको पहचानो, कि आप क्या बनना चाहते हो, आप क्या हो, जी जी जी, और आप किस लिए करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, प्लस सीखना, अपने आप को पहचानना मेन हाँ, चीज अपने होती है। आप को इम्प्रूवमेंट करना। तो वो छोटा सा कोर्स मेरी ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट लेकर आया। और उसके बाद से मैंने जब से सेटिंग गोल बनाया था कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, और वो सेटिंग गोल पे काम करते 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 अभी ये जो लास्ट मंथ है ये जैसे जो बड़े टारगेट थे इंशाल्लाह वो मेरे पूरे दिखते हुए, जैसे एक बोलते हैं ना, एक ड्रीम, एक ख्वाब पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह वो मेरा बहुत जल्द मैं उसको पूरा कर लूंगी। तो अभी कितने साल हो गए रफत मैम आपको? 25 ईयर्स। 25 साल हो गए। 25 साल हो गए। तो 25 सालों में कभी ऐसा भी वक्त आया कि आपको लगा कि यार मैं नहीं कर पाऊंगी, या अपने आप को हारा हुआ महसूस करता है कभी कभी आदमी, हालात से बोलो, सिचुएशन से बोलो, कभी ऐसा भी लगा आपको? ऐसे तो कभी नहीं लगा कि हालात ऐसे आए होंगे। एक वो होता है कि हम जो काम कर रहे हैं पहले हमको घर वालों को बताना चाहिए। जैसे पहले जो होते हैं पेरेंट्स होते हैं, जी जी। उनको मनाना होता है। जैसे स्टार्टिंग में तब मैं सीखने के लिए पहला कदम निकाली तो अम्मी से बहुत पिटी थी मैं तो क्या कर रहे हो ये सब, फ्लावर मेकिंग की क्लास करने के बाद। लेकिन अम्मी को भी मना लेते हैं, नहीं अम्मी ये चीज़ ऐसी है, हम कुछ कर सकते हैं। फिर उन्होंने भी धीरे धीरे साथ देना स्टार्ट कर दिया। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि क्या फालतू काम है, इसमें कोई करियर नहीं है, कुछ स्कोप नहीं है। लेकिन मुझे जहाँ तक जाना था मैं अपने मुकाम पे डटी हुई रही। कभी कभी तो ऐसा होता था कि खुद से जंग करना पड़ी है, मन होता था बस कर यार, क्या कर रही है फालतू, क्या कुछ नहीं होने वाला। ये मालेगांव में छोटा स्मॉल विलेज है, यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, तुमको बड़े सिटी में जाना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, करना है तो बस करना है। पहला अपना ब्यूटी पार्लर कहाँ पर शुरू किया था और कब किया था आपने? स्टार्टिंग के जो 10 इयर्स थे मेरे करियर के, मेरे हॉबी क्लासेस और मेहंदी क्लासेस, सिलाई क्लासेस और मेहंदी मेकअप, इसी में गई पूरे स्टार्टिंग के 10 इयर्स। उसके बाद मेरी शादी हुई 2009 में। 2009 में मेरी शादी हुई तो मैं शिफ्ट हो गई थी नंदुरबार। अच्छा। नंदुरबार शिफ्ट होने के बाद मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर अपना काम स्टार्ट करती हूँ। लेकिन बोलते हैं ना कि ये गांव की जो खुशबू, जो मिट्टी की खुशबू जो है ना वो नहीं रहने देती है तो वो मैं तो तब डिसाइड कर सकती थी कि मैं कुछ बड़े सिटी में चली जाऊँ। मेरे सामने ऑप्शन रखे गए थे गुजरात, बड़ौदा, उसके बाद सूरत, उसके बाद मुंबई, उसके बाद नासिक। ये सारी चीज़ें मेरे आसपास थी। और जब शिफ्टिंग का इरादा था तो मैं सोचती थी कि सभी लोग बोलते थे कि बड़े सिटी में, और मतलब जैसे कि मेरे रिलेशन में है, भाई भी थे, बहनें भी थी, सब कुछ था। लेकिन बोलते हैं ना जो ये जो मिट्टी में ऐसी ताकत है ना कि मुझे खींच के लेकर आई। ससुराल वालों की तरफ से भी कोई एतराज नहीं हुआ आपके? ससुराल मुझे माशाल्लाह से बहुत सपोर्टिव मिला। ओके। और हस्बैंड ने भी काफ़ी यानी हद तक परमिशन दे के रखी है। ओके। सपोर्ट ठीक है, उनकी हद तक करते हैं वो सपोर्ट, उनसे जितना हो पाता है। लेकिन उन्होंने परमिशन दे के रखी। और फिर मैंने फैसला कर लिया 7 मंथ में ही कि मुझे मालेगांव जाना है वापस। अच्छा। तो फिर से मेरे सामने वो जो 10 साल की मेहनत थी मेरी, वो तो ठीक है, मैंने टीचर्स वगैरह लगा के और सब कुछ उनके हाथ में सौंप दिया था। फिर से मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया कि वापस से ज़ीरो से स्टार्ट करना है। ज़ीरो से स्टार्ट करने के लिए फिर से अपने आप से जंग, यानी सपोर्ट के लिए तो कोई नहीं आएगा सामने, अपना सपोर्ट, सेल्फ डिफेंस, डिपेंडर रहना अपने आप में ही रहता है कि हम कितने स्ट्रांग हैं, हमको करना क्या है।
तब मेरी बेटी थी कुछ 1.25 महीने की। तो फिर से मैंने रेंट का घर लिया अम्मी की गली में, आज़ाद नगर में। और फिर कुछ उस टाइम पे 1500 रेंट था। अच्छा। तो उस टाइम पे 1500 रेंट यानी बहुत ज़्यादा भरना लगता होगा, हाँ। बहुत मुश्किल था मेरे लिए। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। और फिर उसके बाद मेहंदी क्लासेस, और फिर जो मेरा छोटा सा क्लिनिक था, तो शायद मुझे याद है कि मेरे अब्बू ने 500 का कुछ तो मिरर लाया था भंगार बाज़ार से, और कुछ चेयर वगैरह थी। उसी में मेरा बेडरूम था, उसी में मेरा किचन था, उसी में मेरा वो पार्लर भी बना दिया था। और उस टाइम पे मेरी बेटी काफ़ी छोटी थी, तो फिर यानी उसको भी संभालना, घर को भी संभालना, हर चीज़ थोड़ा डिफ़िकल्ट था। लेकिन जैसे जैसे हालात आगे जाते जाते हैं तो हम लोग है ना संभल जाते हैं। यानी ब्यूटी पार्लर का आपने अपने घर से ही पहले शुरुआत की थी? हाँ, घर से ही स्टार्ट किया था। और उसके बाद प्रॉपर जो ब्यूटी पार्लर आपने बनाया, जो माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत बना हुआ है, तो वो कब, वो पहला काम वो कब शुरू हुआ था बड़ा? 4 साल के बाद तब मैंने छोटी सी जगह खरीदी धोबी गली में। फिर उसको मैंने मेरी बहन से थोड़े पैसे उधार लेके वो घर को बनाया। फिर उसके बाद फिर अभी मामलेदार लाइन में लिया है। इसके बाद मेरा पाक पंजतन चौक में खातून थिएटर के पास एक स्टार्ट है। फिर आज़ाद नगर में जो मेरा बेस था, मेरी जड़ थी, वो एरिया मैंने आज तक छोड़ा नहीं है। कहाँ पर है आज़ाद नगर में? गांधी कपड़ा मार्केट। हाँ हाँ हाँ। क्या नाम से वहाँ पर? शगुफ्ता ब्यूटी वर्ल्ड। अच्छा, हाँ। ओके ओके। और वो जो था, जो बेस है, तो आज भी जो बेस मैंने जहाँ से स्टार्ट की है, तो वहाँ पर 5 रुपया रोज़ यानी 30 रुपया हफ्ता। आज भी मैंने टीचर को बोल के रखा है कि इस्लाम एरिया से आती है सारी बच्चियाँ, तो आज भी हमने फ़ीस नहीं बढ़ाई है वहाँ पर माशाल्लाह से। और 150 कुछ तो मेहंदी का लेते हैं। अभी टोटल कितने पार्लर हो गए अपने शहर में? 5 पार्लर है पूरे अभी टोटल? हाँ, टोटल। और अभी दुबई में जो आप शुरू करें वो क्या है, उसके बारे में जरा डिटेल में बताइए। दुबई में हमने एक बार मेहंदी, जैसे मैंने बताया कि मेहंदी से मैंने मेरा करियर स्टार्ट किया, तो वहाँ से मेरे फ्रेंड सर्कल है, काफ़ी रिलेटिव्स भी है वहाँ पर। तो उन्होंने बोला कि एक बार मेहंदी का यहाँ पर जो ईद फंक्शन जो होता है 3 डेज में, तो मैंने कम से कम 8 से 10 लड़कियों को लेके गई थी। अच्छा। और मैंने उनको बोला कि मैं खुद नहीं पैसा रख रही हूँ, आप खुद कमाओ, खुद रखो। तो उनको भी काफ़ी मज़ा आया। और 3 दिन में उन्होंने कुछ, हर एक लड़की ने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कुछ तो 30,000 की, कोई कुछ 50,000 की, कुछ 60,000 की इनकम करे। प्लस हम लोग 3 दिन घूमे फिरे वहाँ पर। अच्छा। और मैं खुद साथ में गई थी, मेरे सीनियर असिस्टेंट भी थे, और हमने काफ़ी इन्जॉय किया वहाँ पर। तो हमको एक कॉन्फिडेंस बिल्ट हुआ हमारे अंदर। और मैंने जो हॉबी क्लासेस में भी बहुत सारे आर्ट बनाई हूँ, जैसे अभी ज्वेलरी मेकिंग है, रेजिन आर्ट है, स्कल्पचर आर्ट है, फिर लमासा है, पेपर कूलिंग है, और भी जो मैक्रम के जो झूले होते हैं, बड़े बड़े झूले होते हैं। शायद अभी मेरा जो पेज है शगुफ्ता हॉबी क्लासेस का, तो उसके ऊपर मैं सारा कुछ डाल सकती हूँ। और अभी तो ऐसा है कि हम अगर एक स्मॉल विलेज में भी हम रह के काम कर रहे हैं, तो हमको ये नहीं लगना चाहिए कि हम छोटे सिटी से हैं। ये अभी दुनिया इंटरनेट के हिसाब से पूरी दुनिया सिमट के आ गई है। बेशक, बिल्कुल। तो अभी जो मेरे जो सपने हैं, तो उसका जो मेन, जो मैं चाहती थी, जो बड़े टारगेट तो मैंने कंप्लीट कर लिया, सीखने का जो था, लेकिन आगे शायद और सीखती रहूँगी। उसके बाद जो हैंड मेकिंग जो चीज़ें हैं, तो उसको हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। ओके। और यहाँ की बनाई हुई चीज़ें बाहर सेल आउट करना चाहते हैं। क्योंकि एक मैं मिसाल बता रही हूँ कि जो रेजिन आर्ट का मैंने काम किया है, शायद से 2-2.5 हज़ार की लागत लगती है उसको, और दुबई में उसकी कीमत है 60,000। अच्छा। तो जब हमारे आर्ट को इतनी कीमत कोई दे रहा है, तो हम स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल, और मेकअप में तो मैं लर्निंग प्रोसेस पे ही रहती हूँ। अभी मैं पिछले मंथ में ही मीरा सकरानी मैम के पास सीख के आई। अच्छा। जो कि अंबानी के वहाँ पर मेकअप करती हैं। और एक क्रेज़ रहता है कि मैं अपने आर्ट को कितना अच्छा लोगों तक मैं पहुँचा सकूँ। मेरी जो ब्राइड है वो
कितनी अच्छी दिखे, उनका जो स्पेशल डे होता है। तो लाइफ में मैम सबसे पहले मेकअप करने कहीं से ऑर्डर आया कि भाई दुल्हन का मेकअप करना है आपको, पहला ऑर्डर कहाँ से आया था और वो करने के बाद या उस दिन आपकी फीलिंग क्या थी कि भाई पहला काम, मतलब मैं इतने दिन से मैंने सीखा, अब एक पहला ऑर्डर मुझे आया है फर्स्ट प्रोफेशनली का? पहला ऑर्डर तो स्टार्टिंग से ही, मैंने जब नहीं भी सीखा था ना, तब से मैं दुल्हन का मेकअप कर रही हूँ। अच्छा। तो ऐसा तो याद नहीं है, और कभी कभी ऐसा भी लगा है कि मैंने फ्रेंड सर्कल में ही काम स्टार्ट किया था, तो मैं बिना पेमेंट के भी मैंने काम किया है। अपने काम को स्टार्टिंग में बाहर लाने के लिए कभी कभी ऐसा होता है, और मैंने कभी भी पैसे के लिए काम नहीं किया है, और मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कितने हज़ार दुल्हनों को रेडी किया है माशाल्लाह से। और क्योंकि एक होता है ना कि हर एक का, मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट होता है जब ब्राइड का मुझे कॉल आता है कि मैम ये डेट को आप फ्री हो क्या, ये डेट पे हम हमारी शादी बुक करने वाले हैं, हॉल बुक करने वाले हैं। तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि यानी मेरे आर्ट को, मेरे काम को लोग इतना सराहते हैं। और जब मैं दुल्हन का मेकअप कर लेती हूँ तब उनको, कई दुल्हनों के आंख में मैंने आंसू देखे हैं कि हमारा बिग ड्रीम पूरा हुआ, हमारा ड्रीम पूरा हुआ, ये चीज़ देखी है मैंने। तो इसीलिए मैं मेकअप में हमेशा इम्प्रूवमेंट करते रहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं कितना अच्छा काम दे सकूँ। तो मेकअप में अभी जो कॉस्मेटिक्स जो मिलते हैं उसके बहुत सारी कंपनीज हैं, तो सबसे अच्छी ब्रांड कौन सी आपके हिसाब से जो मेकअप के लिए यूज़ की जाना चाहिए? सबसे बेस्ट तो जैसे जिसमें वज़ू हो जाए, नमाज हो जाए, जिसमें हलाल प्रोडक्ट रहे, तो सबसे बेस्ट जो है वो हुडा ब्यूटी है। हुडा, हाँ, हुडा ब्यूटी बेस्ट है। फिर उसके बाद नार्स है, नार्स के बाद एनेस्थेसिया है, टाटे है, शार्लेट टिलबरे है, ये सब इंटरनेशनल ब्रांड है। और ये जो इंटरनेशनल ब्रांड होती है, मैं प्रॉपर जाके खुद से मैं दुबई से लेकर आती हूँ, क्योंकि हर तरफ जो फर्स्ट कॉपी है वो सब भी बहुत निकल चुका है। तो जो क्वालिटी होती है उसके अंदर वो बेस्ट क्वालिटी है। और भी इंडियन प्रोडक्ट भी हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, जैसे यूरोप गर्ल का जो है हमारे पास फ्रेंचाइजी है। फिर उसके बाद पीएसी है, बहुत सारी ऐसी ब्रांड है। फील्ड है मैम जिसमें सबसे ज़्यादा आप किससे मुतासिर हैं, मतलब जिनसे ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है आपको? ब्यूटी पार्लर के, ब्यूटिशियन में जो बहुत सारे नाम है ना आज चलते हैं वर्ड पे, एक उनका ब्रांड बन गया उनके नामों का, तो उनमें से ऐसी कौन सी जिनसे आप ज़्यादा मुतासिर हो या उनके काम से बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं आप? सबसे ज़्यादा तो मैं मोनिश परुलेकर को मानती हूँ सबसे ज़्यादा, जो मुंबई के आर्टिस्ट हैं, और जो धुलिया में आके उन्होंने कई बार, हर साल वो क्लासेस लिया करते थे। उनके पास मैं हर बार गई हूँ, अप डाउन किया है मैंने धुलिया। 1 मंथ हर साल आते थे, 3 साल तक मैंने, जो कि एकदम बोलना चाहिए कि एक सच्चे आर्टिस्ट है जो पूरा सिखाते हैं। और फिर उसके बाद जो है बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, लेकिन सब लोग अपनी अपनी जगह है, और मैंने ऐसा कोई आर्टिस्ट नहीं छोड़ा है जिससे मैं ना सीखा हो। हाँ, मैंने हर कोई आर्टिस्ट से सीखा है। मीरा सकरानी मैम का भी 7 डेज़ का जो क्लास था वो 3 लाख का था। अच्छा। हाँ, और लेकिन मैं ये नहीं सोचती हूँ कि अरे मैंने इतना बड़े से सीख के आया है तो मैं इन लोगों को कैसे सिखाऊं। अब तक के कितनी बच्चियों को आपने रेडी किया है? ऐसे तो गिन नहीं सकते, इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है मेरे पास। काफ़ी शागिर्द हो चुके हैं मतलब। और क्योंकि एक मैं मिसाल बता सकती हूँ कि अपकमिंग सीजन में मेरे स्लॉट्स होते हैं। जो मॉर्निंग सेशन होता है वो 7:30, 1.5 से आप प्लस पॉइंट कर सकते हो, तो वो पूरे 9 स्लॉट बनते हैं मेरे। अच्छा। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि पूरे 9 स्लॉट भी बुक हो जाते हैं, कुछ ब्राइड को कुछ स्लॉट्स यानी मिलने नहीं पाते कुछ, तो वो लोग यानी जैसे ही डेट फिक्स होती है वैसे ही कॉल आ जाता है कि मैम हमको ये वाला टाइम चाहिए, यानी बुकिंग शुरू हाँ, हो जाती बुकिंग एकदम पैक हो जाती है। सबसे प्राउड मोमेंट तो यही रहता है कि दुल्हन जो ब्राइड है मेकअप में मुझे इतना रिस्पेक्ट करती है। मेकअप भी लेकर नहीं, मैंने कॉस्मेटोलॉजी भी किया है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बताया कि मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, और इंसान अपने ड्रीम के पीछे भागता है।
और वो अपने आप से ही लड़ता है, अपने आप से ही जीतता है। उसके बाद मैंने सर्च किया बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी योजिक साइंस। ओके। तो इसमें भी एक डॉक्टरी लेवल का एक कोर्स है और उसको मैंने जयपुर से किया, 4 ईयर का कोर्स। जब मैंने एडमिशन लिया तब नीट नहीं था, अब नीट आ चुका है। ओके। तो मैं लकीली मेरा एडमिशन हो गया था तब उस टाइम पे। बाकी की जो चीज़ें हैं जैसे कॉस्मेटोलॉजी मैंने डॉक्टर सोनिया से की, सोनिया टेकचंदानी मलाड में है, डॉक्टर झूमरवाला मैम से किया, फिर उसके बाद मैं दिल्ली में भी सीखी हूँ। तो अभी कितनी बच्चियां ऐसी है जिनको आपने सिखाया और वो बरसरे रोजगार हो गए, अपना खुद से अपना कारोबार करने लगे? देखो एक चीज़ ये बोलना चाहूँगी मैं कि मालेगांव में जितने भी मेकअप आर्टिस्ट है, 1 या 2 या 3 आप काउंट कर सकते हो उनको जो मेरे पास नहीं सीखे हैं। अच्छा। लेकिन जो अभी जितने भी लोग हैं जिनको हमने 6 मंथ ट्रेनिंग दी है, जिनको 1 मंथ में हमने ट्रेनिंग दी है, 6 मंथ में डिप्लोमा होते हैं, 1 मंथ में जो होता है वो ओनली मेकअप आर्टिस्ट होता है और हम उनको लेके जाते हैं, पहले छोटे मेकअप देते हैं फिर बड़े मेकअप देते हैं। ऐसे तो सारे लोग हैं जो सीखे हैं लेकिन वो शायद वो बोलना नहीं चाहते, शायद उनको डर रहता है कि सारे ऑर्डर्स तो मैं कंप्लीट नहीं कर सकती ना। हाँ, बिल्कुल तो सही बात। सबकी रोजी अल्लाह ने लिखी है। बेशक। जैसे आज भी मैं प्राउड फील करती हूँ कि जो मेरे पहले आर्टिस्ट थे मोनिश परुलेकर सर, उसके बाद मैंने ये तो नहीं बोला कि मीरा सकरानी मेरी मैम है, मेरी गुरु सीखा है है, बराबर उसका नाम लेना ही स्टार्टिंग जहाँ से किया है ना वो बेस को कभी नहीं भूलना चाहिए। बेशक। तो जो होता है ना एक टीचर होता है वो सिर्फ नाम का भूखा होता है। बेशक। तो वो नाम ठीक है, कुछ लोग नहीं लेते हैं लेकिन बाकी अलग-अलग तरह के बाकी लोग लेते हैं। और एक कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जब वो मेरे से मिलते हैं ना तो उनको ऐसा लगता है कि तब सेलिब्रिटी फीलिंग आती है, मैम आपके साथ एक फ़ोटो चाहिए। और तो ये प्राउड मोमेंट ही है। बिल्कुल। और हमने जो इतना स्ट्रगल किया है, अल्लाह ताला ने इतना इज़्ज़त नवाजा है और हमारी मेहनत को क्या बोलना चाहिए एक रंग दे दिया है उसमें। बेशक। तो आज माशाल्लाह से मतलब 4 से 5 सैलून अपने पार्लर यहाँ पर मालेगांव में, और दुबई का भी आपकी तैयारी चल रही है और अभी क्लासेस भी चल रही है साथ ही साथ। हाँ, क्लासेस तो मेरी हर जगह है, जो कि मेरा जो स्टाफ है, ऐसा नहीं बोलूँगी कि हर कोई निगेटिविटी हर इसके अंदर नहीं होती है, पॉजिटिविटी भी होती है। जो मेरा स्टाफ है माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा है। कुछ 18 ईयर से है, कुछ 10 ईयर से है, कोई 12 ईयर से है और वो मेरी फैमिली है। और मेरी टीम है, मेरी टीम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है जो मेरा हर टाइम पे सपोर्ट करती है। अगर मैं नहीं भी हूँ, कुछ जगह पे मैं नहीं भी अवेलेबल हूँ तो वो लोग सारा कुछ हैंडल कर लेती हैं। अभी कितना स्टाफ होगा आपके पास काम करने वालों का? ऐसे तो देखा जाए तो मेरे जो बड़ा जो सैलून है मामलेदार लाइन में, वहाँ पर 14 से 15 लेडीज़ है काम करती है। और आज़ाद नगर में भी जो है वो अलग है, 3 से 4 है। और ऐसे 3 से 4 एक सैलून में लगते ही हैं। और धोबी गली में अभी मैंने जो जहाँ पर मेरा घर है तो वहाँ पर मैंने मेरा क्लिनिक अलग से कर लिया है, जहाँ पर मैं दोनों को ट्रीटमेंट दे सकती हूँ, मेल फीमेल दोनों आ सकते हैं, स्किन ट्रीटमेंट। और मैं हर टाइम सीखते रहती हूँ। जैसे एक फेस पे पिगमेंटेशन है तो पिगमेंटेशन को लेकर अभी बहुत सारे जो प्रोडक्ट लगाते हैं, अल्कलाइन होता है, एस्टेरॉइड होता है, हम लोग बिना केमिकल के जो ट्रीटमेंट देते हैं, कोरियन ट्रीटमेंट दे दिया, जो कि मैं प्रॉपर दुबई से सीखा है मैंने, तो वो 1 सेटिंग में ही वो रिमूव हो जाता है, तो क्लाइंट बहुत हैप्पी हो जाता है। हाँ, इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताइए। कोरियन जो आपने बताया अभी, ये होता क्या एक्चुअल में? कोरियन ट्रीटमेंट, ये जो प्रोडक्ट होते हैं वो USA से बनते हैं और ये नो केमिकल है। अच्छा। इसमें जो ऐसे वो लोग प्रोडक्ट डालते हैं और इनका जो टेक्निक होती है वो काफ़ी डिफरेंट होती है। जैसे अभी मार्केट में आया हाइड्रा फेशियल मैं पिछले 2013 से मैं कर रही हूँ, अब वो मार्केट में आया है, इतना फेमस हो गया है। लेकिन मैं तो पिछले कई सालों से वो कर रही हूँ, वो सारे ट्रीटमेंट दे रही हूँ। और जब क्लाइंट बोलता है ना कि मुझे फ़र्क हुआ, मेरी स्किन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ,
तो मैं उसको कुछ हिजामा थेरेपी करती हूँ, एक्यूप्रेशर पॉइंट, एक्यूपंक्चर कुछ तो करते हैं हम लोग, काफ़ी डिफरेंट थेरेपीज़ करते अच्छा, हैं स्किन से रिलेटेड। तो हम ये बोल नहीं सकते कि हमारा सिर्फ एक पार्लर है, हम कॉस्मेटोलॉजी की तरफ भी है और हमारे काम को हमने हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल पे कर लिया है कि लेडीज़ के लिए हर एक, जैसे आप पढ़े लिखे नहीं भी हो, मेरे पास एक लड़की है, वो भी, उसको तो वॉच तक देखने नहीं आती है, अच्छा, लेकिन आज उसका बहुत नाम है। मेरे बाद अगर कोई नाम लेता है तो सीनियर आर्टिस्ट का लेता है, हाँ ठीक है आप अवेलेबल नहीं हो तो ये भी है। तो मुझे ज़्यादा खुशी होती है कि अरे ये तो ज़रा भी पढ़ी लिखी नहीं है और ये इसका टैलेंट इतना बड़ा बन गया। मेरी खुशी दोबाला हो जाती है कि मैंने जो काम स्टार्ट किया था तो आज यानी जो अनएजुकेटेड पर्सन है वो लोग भी इतनी अच्छी से काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और बहुत सारी लेडीज़ हैं जो अभी ज्वाइंट हो रही है और हमारे गांव में एक डॉक्टर भी है जो काफ़ी ये फील्ड में आगे आई है। उन्होंने अपनी फील्ड डॉक्टर लेवल के हिसाब से भी, और ये मेकअप आर्टिस्ट में, और कुछ टीचर्स भी हैं जो कि साइड बिजनेस करना चाहती थी तो अच्छा खासा कमा रही हैं। तो एक बोलना चाहिए कि मेकअप तो ठीक है, लेकिन मेकअप जैसे ऑफ सीजन भी तो आता है ना मेकअप में। बिल्कुल। तो हमने ये प्लान किया है कि ऑफ सीजन में फिर क्या करें, तो इसीलिए हॉबीज़ के लिए हमने जो रेजिन आर्ट जो आपको बताया, और स्कल्पचर आर्ट है, और भी पेंटिंग्स है, बहुत सारा है, उसमें बता नहीं सकते इतना सारा आर्ट है। तो शायद जो लोग मुझे फॉलो करते हैं शगुफ्ता ब्यूटी वर्ल्ड, तो शगुफ्ता हॉबी, और अभी हमने लॉन्च किया है शगुफ्ता फिटनेस, अभी ओपनिंग किया है। तो हम ये पूरा एक लेके जाना चाहते हैं, एक इंसान बिजी भी रहे, अपना सेहत का भी ख्याल रखे, यानी ऑफ पीरियड में भी कुछ ना कुछ सीख सके ताकि खाली ना बैठा रहे आदमी। और मेरा पहले से ड्रीम था कि हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल में काम करने के लिए लेडीज़ के लिए, तो मैंने अभी जिम भी खोला है। और ये मेरे ड्रीम बहुत पुराने थे, ऐसा नहीं कि मैंने किसी का देख के एक दो दिन में डिसाइड कर लिया कि मुझे जिम भी खोलना है, क्योंकि सेल्फ डिफेंस हर बच्चियों के अंदर रहना चाहिए। आगे का जो जनरेशन आने वाली है और आगे के जो दौर आने वाले हैं, तो जो लेडीज़ के हिसाब से जो होना चाहिए कि लेडीज़ को एक स्ट्रांग होना चाहिए। डेफिनेटली। तो रफत में मैं थोड़ा रोकना चाहूँगा, काफ़ी देर से आप बोल रहे हो, गला भी सूख गया होगा, तो पहले कॉफ़ी पी लेते हैं, क्योंकि कॉफ़ी विद खान में आए हैं और कॉफ़ी नहीं पिएंगे तो लोग बोलेंगे यार कॉफ़ी भी नहीं पिलाया। लीजिए कॉफ़ी। थैंक यू। और एक कप भी हमने स्पेशली उस हिसाब से डिज़ाइन किया है। ये कप से ही इंस्पायर होके मैंने अभी 2 अक्टूबर को 25 एनिवर्सरी मनाया। अच्छा। मेरा, और इसको ही देख के मेरे मन में ये आया ना कि ऐसा कुछ तो दूँ मैं गिफ्ट। ओके। तो मैंने 25 एनिवर्सरी लिख के, और जितने भी मेरे स्पेशल गेस्ट थे, अच्छा, तो इससे इंस्पायर होके मैंने सबको गिफ्ट किया। ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए। ये चीज़ तो है, कुछ तो डिफरेंट है, और ऐसे लोगों से मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ कि जो कुछ नया करते हैं, कुछ क्रिएट करते हैं। और मेरा मकसद भी क्या था ना रफत मैम के, जैसे हमारे शहर में इतने सारे लोग हैं, इतना टैलेंट है, कहाँ पे हमारे शहर के लोग खिदमत अंजाम दे रहे हैं हमको भी नहीं पता, और किस किस फील्ड में काम कर रहे हैं। तो एटलीस्ट हमारे लोगों के सामने आनी चाहिए बातें कि यार कौन कहाँ क्या कर रहा है, किस तरीके से। हर फील्ड में अपने माशाल्लाह हर जगह मेहनत कर रहे हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पर अपने शहर के लोग। यानी वो इससे पहले फारानी सर ने इंटरव्यू में कहा भी था कि आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले, हर जगह मालेगांव का कोई ना कोई मिल ही जाएगा, कहीं ना कहीं वो कुछ कर रहा है। तो रफत में अभी ये बताइए कि इतनी लंबी जर्नी में आपको लगता है कि आपके सारे सपने पूरे हो गए या अभी बाकी हैं कुछ? जो बड़े टारगेट थे वो तो कंप्लीट कर चुके हैं मैंने, कि जो सीखने वाला प्रोसेस था, लेकिन सीखना तो लगा रहेगा। और कुछ सपने ऐसे हैं कि अब मेरी 3 बेटियां हैं, तो मैं उनके अंदर अपने सपने जो देखती हूँ कि मैं जैसे MBBS करना चाहती थी, तो शायद मैं मेरी बेटी को करवाऊँ। और फिर उसके बाद एक मेरा जैसे मुझे सबसे हटकर जो करना था ना, तो शायद मैं आज आलमा होती। अच्छा। तो मेरी एक बेटी है जो कि इससे काफ़ी वो है कि दीन से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है, माशाल्लाह। अच्छा। और
ये चीज़ है। और यानी सारे जो सपने होते हैं तो सपने देखना बंद भी नहीं करना चाहिए और देखते रहना चाहिए। ऐसे हम एक वक्त पे आके ठहर नहीं सकते हैं कि हाँ भाई अभी ठीक है हमारा सेटिंग गोल कंप्लीट हो गया। सेटिंग गोल कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। और वो एक ठीक है, एक वक्त आएगा कि आपने यहाँ तक आना था, यहाँ तक आ चुके, लेकिन वहाँ से सही जर्नी तो वहाँ से स्टार्ट होती है, शुरू होती है जब उस मुकाम पे हाँ, पहुँच जाते हैं। पहुँच जाने के बाद ही हम अपने आप को वो मुकाम पे देख के हमको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि हमको इस मुकाम पे अल्लाह ताला ही है और अल्लाह ताला के ही चाहने से जैसे बोलते हैं ना, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो ये चीज़ है कि हर इंसान के अंदर ये चीज़ खुद से होना चाहिए। एक मुकाम पाने के बाद जैसे अपन आदमी एक मुकाम पा लेता है कि मैंने ये करना था, मैंने ये भी कर लिया, सारे गोल हम पूरे हो गए। आपका जैसे नाम माशाल्लाह पूरे शहर में मशहूर है रफ़त मैम का, कि भाई बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, मतलब ब्यूटिशियन। तो उसको कायम रखने के लिए आपको कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है? इंसान को ये है कि सारी चीज़ें अल्लाह ताला के ऊपर ही छोड़ना चाहिए। और जैसे एक जो है ना, हमेशा मैं विर्द करते रहती हूँ, इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यकुला लहु कुन फयकुन, कि हमको जो कुछ करना है तो अल्लाह ताला को बोलते हैं, अल्लाह ताला चाहता है कुन तो फरमा दे तो हो जाता है। तो हमारे हर बैठते सोते जागते अल्लाह ताला को ही बोलना चाहिए कि जो भी हम जैसे भी ऐसे इस मुकाम पे पहुंचने के बाद भी हमको ये नहीं होता है कि भाई ओवर कॉन्फिडेंस। कभी भी मैं स्टार्ट करती हूँ, जैसे ही ब्रश उठाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ये सबसे बेस्ट काम होना चाहिए। स्किन ट्रीटमेंट हो या फिर कोई आर्ट मैं बनाती हूँ तो अल्लाह को ही बोलती हूँ कि अल्लाह ताला इसमें मुझे तरक्की दे, इसमें मुझे बहुत आगे तक लेके जा। और जो मेरा मकसद है, जैसे लोगों को बांटना, जो हुनर होता है अपने पास अगर हम रखेंगे तो वो कभी भी वो हमारे तक ही महदूद हो जाएगा। से ही बढ़ता है, जैसे कि बड़े बूढ़े हमारे कहते हैं। तो ये चीज़ है कि मैं अपने आर्ट को, अभी तो जैसे इंटरनेट का जो ज़माना आ गया है, सारी चीज़ें जैसे यूट्यूब चैनल, तो मैं चाहती हूँ, मैं तो कभी कभी भूल भी जाती हूँ कि अरे मैंने ये भी सीख के रखा हुआ था। अच्छा। तो वो सारी चीज़ें है ना, मैं लाना चाहती हूँ। और कैसे पहुँचे सबके पास, तो कुछ मैं वीडियोस बनाऊँगी और मैं यानी शेयर कर दूँगी उसको कि मेरा जितना भी आर्ट है मैं लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। और ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि सबका टाइमिंग मैच नहीं होता है। मैम मुझे ये सीखना है, जैसे अभी रेजिन आर्ट सीखना था लोगों को, मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं ऐसे कुछ वीडियोस बना के उन तक शेयर करूँगी। पैसा तो ऐसा है कि ज़रूरी भी है लाइफ के साथ, वो तो ठीक है, लेकिन जो जैसे अल्लाह ताला ने बोल दिया है ना कि आपका रिस्क आपको मिल के ही रहेगा। बेशक बेशक। तो ये चीज़ है कि हमको मेहनत करना है और हमारे काम में इम्प्रूवमेंट लाना है। और कभी ऐसा तो हुआ नहीं है कि कोई मेकअप ख़राब हुआ हो, लेकिन देखा गया है कि यहाँ पर इतनी सहूलत नहीं होती है। लोगों के घरों पे जाते हैं, किसी के घर पावर चली गई, कभी टॉर्च में करना पड़ता है। तो इस वजह से कुछ लोग बोल सकते हैं कि हाँ भाई मेकअप थोड़ा डल पड़ा होगा, लेकिन वो कुछ रीज़न से पड़ा होगा, जैसे फ़ैन ना होने की वजह से, लाइट नहीं होने की वजह से। अभी तक के मैं समझता हूँ कि हज़ारों मेकअप या हज़ारों ब्राइड्स को आपने तैयार किया होगा, उन सारों में सबसे बेस्ट जिस पर आपको प्राउड फील होता है कि सबसे अच्छा मेकअप मैंने किया था? 10 साल पहले मैं एक घर पे गई, टेस्टी पॉइंट वाले के घर पे। अच्छा। तो वहाँ पर एक अलबीना नाम की लड़की थी और उसकी सिस्टर की इंगेजमेंट थी। मैं नकाब में जो ओढ़ के गई और जो मैंने जब उसने मेरा हुलिया देखा तो वो बोलती है कि ये क्या करेगी मेकअप, ये तो ब्यूटिशियन तो कोई एंगल से दिख नहीं रही है, इतने पर्दे में तो यानी नकाब पहन के आई है। तो वो साइड में बैठ गई पहले कि नहीं, पहले तू करवा के देख, फिर अगर मुझे अच्छा लगा ना तो क्योंकि वो लोग मुंबई से भी थोड़ा करवाते हैं तो उनको पता रहता है कि ब्यूटिशियन बोले, पार्लर वाले बोले तो एकदम अलग ही कुछ माइंड में आ जाता है।
लेकिन वो चीज़ अपने गांव में नहीं है। बिल्कुल। लोग पर्दे का भी ध्यान रखते हुए सारी चीज़ें करते हैं। तो उसने जब मेकअप देखा तो वो इतनी फ़ैन हुई कि उसने आगे का जो भी इंगेजमेंट है, शादी है, टोटली मतलब सारा कुछ करवाया। और तब मैं ट्विंस बेबी भी थे, तब भी मैं जैसे प्रेग्नेंट थी तब भी मैंने उसका मेकअप थाने में जाके किया, क्योंकि अच्छा। वो कोई हाल से मान नहीं रही थी। और उसके बाद मेमन है, मुस्कान मेमन, शरीफ मेमन की बेटी। अच्छा। वो भी बहुत इंस्पायर होती है कि उसका जितना भी यानी 7 to 8 मेकअप, स्टार्टिंग में इंगेजमेंट का, फिर उसके बाद शादी का, फिर उसके बाद उनका जितनी भी हर रस्में एक होती है मेकअप, अलग-अलग, हाँ। 7 यहाँ तक के उसकी गोद भराई तक का मेकअप मैंने ही किया। तो मुझे इतना मान देते हैं, इतना सम्मान देते हैं हर चीज़ में, तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि यानी कहीं ना कहीं खुशी होती है कि मुझे इतना इसकी वजह से इतनी इज्जत मिली है बेशक, ये काम को लेकर। तो ऐसे कितनी चीज़ें हैं मैम जो जिसको आसानी से सीखा भी जा सकता है, और आज का जैसे सोशल मीडिया का दौर है तो उसमें ऑनलाइन सेल का भी, तो उसके बारे में भी थोड़ा डिटेल बताइए कि अगर कोई बच्ची ऐसे है, कुछ लोग ऐसे हैं जो घर पर ही कोई चीज़ बना रहे हैं, होममेड कोई चीज़ बना रहे हैं, तो उसको सेल करने का क्या तरीका हो सकता है, और वो कौन कौन सी चीज़ें बनाई जा सकती है घर बैठकर? होममेड तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अनलिमिटेड है। जैसे वाटरफॉल से लेकर प्लास्टर ऑफ पेरिस की चीज़ें जो आती है, मैक्रम के जो झूले बताए हैं मैंने, तो वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। अच्छा। छोटे मोटे नहीं होते अच्छा। हैं। मेरा एक झूला मदीना शरीफ में भी सेल आउट हुआ है, और यहाँ की कई फैमिली वगैरह वो लोग ने भी लिया है। और अजमेर से एक क्लाइंट आई थी, उसने पूरे 10 झूले मेरे से खरीदे थे। तो वो अभी कर रहे हो आपके? हाँ, नहीं, अभी मैंने बंद कर दिया था, लेकिन अभी मैं पूरे फुल फोकस के साथ में वापस स्टार्ट कर रही हूँ। ओके। पहले मेरे पास स्पेस नहीं था, अब स्पेस है। स्पेस होने के बाद मैं वो काम रनिंग पे लाना चाहती हूँ, और मैंने कुछ इंटरनेशनल मार्केटिंग भी सीखी है। ओके। जैसे एक दुबई जो होता है ना, तो वो एक प्लेस है हमारे लिए, सेंटर। तो अगर हमको और भी आगे तक कुछ सेल करना है तो दुबई एक हब है। अच्छा, तो दुबई मार्केट मतलब तक बन सकते हो। मेन हमारा प्रोडक्ट अगर पहुंचेगा दुबई में, तो वहाँ से इंटरनेशनल सारी चीज़ें पहुंचेगी। जैसे हम कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, आगे की प्लानिंग में है, मैं कॉस्मेटिक बनाना चाहती हूँ। ओके। और जो कोरियन ट्रीटमेंट में जो लगते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं प्रोडक्ट, तो मैं चाहती हूँ कि बिना अल्कलाइन के, बिना उसके केमिकल फ्री कुछ चीज़ें मैं बनाऊँ। आगे की प्लानिंग में है कि मेकअप की भी कुछ हलाल प्रोडक्ट मैं बनाऊं। उसके बाद जो प्लान आप बता रहे हो वो मुझे तो ऐसा लगता है कि एक जिंदगी में पूरे हो पाएंगे क्या नहीं इतने सारे प्लान्स, लेकिन हमारी दुआ है कि आपके सारे सपने पूरे हों, और कोशिश भी करते रहें उसके लिए। और दूसरा मैं ये पूछना चाहूँगा रफत मैम कि आजकल बच्चियाँ भी जैसे सीखना चाहती हैं बहुत सारी चीज़ें, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ एक हुनर होता है जो अल्लाह ताला देता है सभी को, बस वो पहचानने की देर होती है कि कब वो अपने आप को पहचानता है। तो ऐसी जो बच्चियां जो कुछ करना चाहती हैं ज़िंदगी में, कुछ बनना चाहती हैं, आपकी तरह नाम बनाना चाहती हैं, तो उनको किस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है, या किन बातों पर अमल करना ज़रूरी है उनको तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए कि आपको क्या बनना है, क्या करना है, सबसे फर्स्ट। और उसके बाद जो पेरेंट्स भी है तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल। जैसे हैंडमेड चीज़ें हो गई, सारी चीज़ें जो बताया मैंने, और ब्यूटिशियन, मेकअप आर्टिस्ट, कॉस्मेटोलॉजी, ट्रैकोलॉजी, वेट मैनेजमेंट, बहुत सारे कोर्सेस है। इतने कोर्सेस है कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ, मेरे पास इतना है। तो ये सबको कैसे हम एक बिज़नेस ट्रैक पे लेकर आए, तो उसके लिए सबसे फर्स्ट तो उनको सीखना पड़ेगा। बेशक। क्योंकि सीखने के बाद ही वो लोग अपने काम में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं और बहुत आगे जा सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि लोग सोचते हैं कि बस हमको चुटकियों में हो जाना चाहिए, नहीं ऐसा तो कभी और जल्दी से हो जाना चाहिए, तो उसको टाइम लगता है। कोई भी फील्ड में, अगर हम आर्ट वाली फील्ड में जा रहे हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हैं, रेजिन आर्ट वगैरह जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं हम लोग, हैंडमेड चीज़ें हैं, उसको एक टाइम देना पड़ता है। टाइम मैनेजमेंट तो उनको बनाना ही पड़ेगा कि वो सीखने के बाद इतना टाइम उनको स्लोली बिजनेस जाएगा, फिर उसके बाद फास्ट होगा, फिर उसके बाद फास्ट होगा। क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पास भी बहुत सारी ब्राइड एक साथ नहीं आ गई।
हाँ हाँ, सही बात है, बिल्कुल। जैसे आज मैं बता रही हूँ कि 9 ब्राइड का मेरा स्लॉट होता है, तो 9 के 9 नहीं होती है। और माशाल्लाह से मेरा टीम इतना पावरफुल है कि कभी कभी हम 50 अबव मेकअप कर लेते हैं। अच्छा, एक दिन 50 में? अबव, हाँ। तो हमने उस हिसाब से ट्रेनिंग दी है उन लोगों को। तो और भी जो लोग जुड़ना चाहते हैं, मैं तो चाहती हूँ मेरा जो स्टूडेंट है वो मेरे से भी कहीं ज़्यादा आगे जाए। बेशक खुशी होती है हाँ, कि नहीं, कहीं ना क्योंकि कहीं प्राउड फील हमने होता है। बहुत लंबा सा सफ़र तय करते 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 यहाँ तक पहुँचे। बिल्कुल। जो अभी जो हमारे स्टूडेंट हमसे ज्वाइंट हो रहे हैं, तो उनको आज का सीखने का मिलेगा, ना कि latest, ओल्ड। हाँ, जो current सीखने का, लेटेस्ट जो है, बिल्कुल। जो चल रहा है, तो उनके लिए ऐसा है कि उनका जो करियर स्टार्ट होगा, हमारा जो करियर, हमारे सपने लेकर हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो उनका वहाँ से स्टार्टअप होगा। स्टार्ट होगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी आपको 25 साल अगर लगे हो तो उनको उतना नहीं वक्त देना पड़ेगा, उनको उतना क्योंकि time उनको नहीं हर लगेगा। चीज एकदम लेटेस्ट सीखने को मिल रही है। तो वहाँ से वो लोग और कोई भी आर्टिस्ट बुरा नहीं है, सारे आर्टिस्ट अच्छे हैं। सब आर्टिस्ट अपने अपने अंदर कुछ तो एक अलग ही मकाम रखता है। बेशक। तो ऐसा नहीं है मेरे पास ही सीखो, आप कहीं भी सीख सकते हो, और मालेगांव कुछ में सीख बच्चियां सकते ऐसी भी हो। आती होगी मैम, जो घरेलू हालात जिनके बहुत अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ सीखना चाहती हैं, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं। तो ऐसी बच्चियों को आप अपने तय क्या करते हो उनके लिए कुछ हेल्प के तौर पर? हेल्प के लिए तो हम उनके लिए सबसे फर्स्ट बोलते हैं कि स्टार्टिंग में तो ठीक है, हमने बहुत सारे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया भी है और उनको जॉब भी दी है। हमने भी कभी उधार लेके काम स्टार्ट किया था बहनों से, भाइयों से। तो आप कहीं से एक नॉमिनल फीस रखी हुई है, हम डिमांड नहीं कर रहे हैं कि आप कुछ तो फीस बहुत ज्यादा लाखों भी नहीं है, रुपया मतलब, दे दो। हाँ, हाँ। एक नॉमिनल जो फीस होती है वो जो पे कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि उनको नॉमिनल फीस में हम सिखा देते हैं और उनको गारंटी के साथ हम बोलते हैं कि आपने जिनसे पैसा लिया है तो आप उनको हमारे पास जॉब करके उनको रिटर्न कर सकते हो, ये हमारी गारंटी है। ओके ओके। तो उनको इतना सपोर्ट हम करते हैं और काफ़ी लोग आते हैं और सीख रहे हैं। और जो बाहर के भी जो है यूपी साइड के भी आए हैं मेरे पास। और अभी जो 2 लड़कियां अभी एडमिशन हुआ उनका मेरे पास, और आज भी वो कंटिन्यूटी में है। कुछ तो नासिक साइड से आ रही हैं, ओके। ट्रैवल करके उनको 2.5 घंटा 2 घंटा डेली प्रॉपर आना लगता है, डेली डेली अप डाउन करती हैं वो। और उनका देख के तो मुझे लगा कि अरे आप लोग तो मेरे से भी आगे जाओगे, क्योंकि डेली अप डाउन करना। सही बात है, बहुत और बड़ी फिर बात है। उसके बाद जो है उन्होंने 3 साल लगा उनको, जैसे मैंने बताया कि 2 साल मुझे पैसा जमा करने के लिए लगा था 25,000। तो उनको पूरा जो डिप्लोमा हम सिखा रहे हैं वो सिर्फ 10,000 में सिखा रहे हैं और 10,000 में मेकअप आर्टिस्ट सिखा रहे हैं। तो उनको सारा कुछ जो 5 से 10 लाख रुपए में जो होता है वो 20,000 तो 30,000 हम रुपए में उतने में सिखा दे रहे हैं उनको। और वो लोग को 3 साल का अरसा लगा उनको पैसा जमा करने के लिए। तो मैंने बोला कि कहीं ना कहीं ये स्टोरी तो मेरे से मिलती है, मिलती जुलती, हाँ। तो आप लोग बहुत आगे जाओगे। आप ट्रैवल कर रहे हो, हम भी मुंबई गए थे तब भी हमने बहुत सारी ट्रैवल किया था, जोगेश्वरी से मीरा रोड, फिर जोगेश्वरी से चैम्बूर जाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। कहीं ना कहीं बहुत खुशी होती है कि आज लड़कियां सीख रही हैं, पेरेंट्स भी उनको परमिशन दे रहे हैं। ये चीज़ है कि उनको सीखने के बाद अपना वर्क स्टार्ट रखना चाहिए, कैसे भी तो स्टार्ट रखना चाहिए, इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए। और सीखना उन्होंने कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। कंटिन्यूअसली और ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर डिपेंड रहें। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑफ सीज़न आता है तो हमको हमारे दूसरी एक्टिविटी की तरफ हम कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रफ़त मैम आपका, आप हमारे शो में आए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी बच्चियां सीखना चाहती हैं, आपकी तरह बनना चाहती हैं, उनको यकीनन आपकी बातों से बहुत हौसला मिला होगा। और हम उम्मीद करते हैं और ऊपर वाले से दुआ भी करते हैं कि आपके जो भी सपने हैं अल्लाह सारे सपनों को पूरा करे और आप अपने हमारे शहर का नाम दुबई क्या, मतलब मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाएं। इंशाल्लाह। और इसके लिए एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू बोलूँगी मैं कि आप जैसे लोग कुछ तो अलग डिफरेंट वे में हम लोगों को
इतना इज्जत दे रहे हो और हमको कुछ बोलने का मौका दे रहे हो कि हमारी आवाज़ आवाम तक पहुँचे, हमारे लोगों तक पहुँचे, बेशक ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा हासिल करें। और मैं तो चाहूँगी कि 1 साल के बाद मैं वापस से इंटरव्यू देना चाहूँगी कि मैंने कितना काम किया है इंटरनेशनल लेवल पे। और दुबई का एक अबू धाबी से भी ऑफ़र है हमको, और फ्रेंड सर्कल मेरा काफ़ी मज़बूत है। तो हम चाहेंगे कि यहाँ की लड़कियों को रोज़गार हम एक अच्छे वे पे लेके जाएं। बिल्कुल। और हमसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, फ़ायदा हासिल करें। और हमारा सीखने का जो प्रोसेस है वो तो स्टार्ट ही रहेगा। बिल्कुल। और हम नई नई चीज़ें सीखते रहें और सिखाते रहें, और बहुत अच्छे तरीके से जो हमारे गांव का, हमारी मिट्टी का, हमारे लोगों का नाम रोशन करें। और मैं तो बोलती हूँ कि मालेगांव में जो लड़कियाँ होती है इतनी हुनरमंद होती है, उनके जैसे खून में शामिल है वो चीज़ें। और इतनी मेहनती होती है कि वो लोग 10-10 घंटा भी मेहंदी लगाती हैं और काम करती है तो थकती नहीं है माशाल्लाह से। बेशक। तो ये गॉड गिफ्टेड है मालेगांव के लिए। और तभी तो आप लोग मालेगांव आकर बस गए ना। एक यहाँ की मिट्टी में एक अलग ही बात है, एक अलग ही हौसला हिम्मत मिलती है हमेशा यहाँ। लास्ट में तो मैं आगे के लिए भी यही मेरा है कि एक तो अल्लाह ताला मदीना में जो आखिरी मिट्टी नसीब करे, हर एक की ख्वाहिश होती है, या फिर सेकंड ऑप्शन हमारा मालेगांव में। उससे बेस्ट तो कुछ चीज़ नहीं है। बेशक इंशाल्लाह। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और मुझे उम्मीद है कि जो भी बच्चियों ने ये वीडियो को देखा, आप लोगों ने देखा, और यकीनन आप लोगों को एक हौसला मिला होगा रफ़त मैम की बातों को सुनकर। और मुझे उम्मीद है कि वो उनके आगे जितने भी उनके गोल्स हैं वो सारे पूरे करेंगे इंशाल्लाह। तो आज के वीडियो की में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं किसी शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अपने भाई अकरम ख़ान को इजाज़त दीजिए। गुड बाय।